नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान का देखेंगे अध्याय 5। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं और इतिहास और नागरिक जो हमारी इतिहास और भूगोल दी गई थी उसके अध्याय हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, उस पर जाके देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर जो ये देखिए चैनल का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ लिखा है गणित वाले सर, ठीक है ना। इसको आप क्लिक करके सीधे प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं और वहाँ सभी विषयों की कक्षा 8वीं के सभी विषयों की वीडियो है, ये आप यहाँ से मिल सकती है। या यूट्यूब से आप प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं, वो भी प्रोसेस है, वहाँ से भी आप सीधे आप इसको जा सकते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो चलिए देखिए अध्याय 5 न्यायपालिका। तो प्रश्न है कि न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। तो जो न्यायपालिका होती है वो नागरिक सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले जो विवाद होते हैं उनको हल करने की ये क्रिया विधि मुहैया करवाती है। मुहैया यानी उनको ये लागू करती है, ठीक है ना। प्रश्न 2 है कि न्यायिक समीक्षा को समझाइए। तो देखिए न्यायिक समीक्षा जो है संविधान की व्यवस्था का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। और यदि इसे नाते न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह कानून को रद्द कर सकती है, और इसे जो है न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है। ये कहलाती है न्यायिक समीक्षा। तो जो है इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा दिया है कि न्यायपालिका ने हाकिम शेख को किस मौलिक अधिकार के संदर्भ में मुआवजा देने का आदेश दिया। तो न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। यह किसको आदेश दिया गया? पश्चिम बंगाल की सरकार को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुआवजा देने का उन्होंने आदेश दिया। ठीक। प्रश्न 4 में दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक। स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। ठीक। प्रश्न 6 में दिया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है और यह कहाँ स्थित है। तो देश की सबसे बड़ी जो अदालत है वो सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है, जो कि हमारे दिल्ली में स्थित है। ठीक। प्रश्न 7 देखिए, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंट शहरों में की गई थी। जो प्रेसिडेंसी शहर हैं उनके नाम लिखिए। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन 3 शहरों में की गई थी, और यह तीनों फैंसी शहर कहलाते थे। इनको प्रेसिडेंसी शहर भी बोलते हैं, प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, ये इनका नाम है। प्रश्न 8 देखिए, दिया है कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशा है, लिखिए। तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से आशा है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी जितनी अदालतें होती हैं वो सभी मानते हैं, ठीक है ना। यह कहलाती है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि फौजेदारी और दीवानी कानून जो होते हैं उनमें कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ देखिए हम फौजेदारी और दीवानी दोनों के अंतर यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ थोड़े से आप देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ तो इनको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखें, तो सबसे पहले फौजदारी कानून लिख लीजिए, और ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए जैसे चोरी है, दहेज है, इनके लिए औरतों को तंग करना इत्यादि, हत्या भी कर देते हैं लोग। तो ये जो है फौजेदारी कानूनों के अंतर्गत आता है। और नंबर 2 लिखिए इसमें कि इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना, रिपोर्ट, प्राथमिकी जैसे एफआईआर दर्ज कराना है ना, तो ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में फैसला जो है वहाँ पे फाइल रजिस्टर्ड करती है, यानी फाइल वहाँ पर ले जा करके दे देती है। ठीक है। प्रश्न इसका तीसरा देखिए, तीसरा भी लिख लीजिए। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाए तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी यहाँ पे व्यवस्था है। अब देखिए इसमें दीवान जो होते हैं, कानून जो होते हैं, वहाँ के जो फैसले और निर्णय क्या निकलते हैं, तो यहाँ इनको लिखिए
कि सबसे पहले तो ये लिखें कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि ज़मीन की बिक्री है, चीज़ों की खरीदारी है, या किराए है, या तलाक है, इन आदि से संबंधित ये विवाद होते हैं और यहाँ पे प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एवं याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान वाले या किराएदार जो होते हैं उन पर मुकदमा दायर किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारी दीवानी कानून की व्यवस्था होती है। यहाँ इसको भी लिख लीजिए क्योंकि जगह बहुत कम है, छोटे में लिखना। तो यहाँ देखें, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। जैसे कि अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद हेतु अदालतों को यह आदेश भी दे सकती हैं कि किराएदार मकान को खाली करें और बकाया जो किराया है उसको भी चुकाएं। तो इस प्रकार से हमें दोनों में अंतर लिखना है। ठीक। प्रश्न 10 दिया गया है कि जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है और इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है। तो न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है कि जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी जो अध्याय हैं उनके साथ में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 1 से 10 तक के जो प्रश्न इसमें दिए गए थे समझ में आ गए होंगे। तो प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।